परचेज कंसिडरेशन की 3 मेथड देखी थी। अभी हम चौथी मेथड देखने जा रहे हैं जिसका नाम है वन मोर मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसको कभी कभी ट्रू वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें शेयर की ट्रू वैल्यू निकाली जाती है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। दो कंपनी होती है, कंपनी एक होगी परचेजिंग कंपनी, दूसरी होगी सेलिंग कंपनी। दो कंपनियां होगी हमारे पास, दोनों की हम निकालेंगे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, उसके शेयर की रियल वैल्यू निकालते हैं। पर इक्विटी शेयर होल्डर या फिर पर इक्विटी शेयर, उसकी रियल वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। अब रियल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट या फिर नेट वर्थ भी बोल सकते हो आप। नेट वर्थ ढूंढना आता ही है, नेट एसेट ढूंढना भी आता है, आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो नेट एसेट, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पर इक्विटी शेयर मुझे सेलिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी दोनों की आप इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। पहले तो दोनों की मुझे नेट एसेट ढूंढनी पड़ेगी, डिवाइड करोगे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको पर शेयर दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी, बराबर। उसके बाद मान लो कि इसकी वैल्यू 1 आई और इसकी वैल्यू 1.5 आई, ऐसा कुछ आपने ढूंढा, तो दोनों के बीच का रेशियो ढूंढा जाता है कि कौन से रेशियो में अमाउंट बढ़ा दे, 10 और 15 कर देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू में हम एक रेशियो ढूंढते हैं। कौन सा रेशियो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी इज टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। ये एक रेशियो ढूंढा जाता है जिसकी मदद से हमको पता चलेगा कि अगर सेलिंग कंपनी का एक इक्विटी शेयर है तो उसके सामने परचेजिंग कंपनी के कितने इक्विटी शेयर्स उसको मिलेंगे। इसका रेशियो ढूंढने का काम हमको करना है इंट्रिंसिक वैल्यू की मदद से, ठीक है। हमको अभी जो भी इस तरह से लिखा होता है तो उसको आप लिख सकते हो न्यूमरेटर में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। इस तरह से भी लिख सकते हो आप बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, क्या आया था, 10 था डिवाइडेड बाय क्या आएगा जरा बताओ, 0 समथिंग आएगा ना, 0.67। ये क्या मिला वही मैं बता रहा था अभी कि हम क्या ढूंढने वाले हैं, रेशियो। ये जो भी आंसर आएगा वो हम मानेंगे कि फॉर 1 इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी हमको 0.67 इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी मिलेंगे। समझ में आ रहा है, फॉर 1 इक्विटी शेयर of selling company we will get 0.67 equity share of purchasing company। इस तरीके से स्टेप वाइज हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तो नेट असेट कैलकुलेट करो। नेट असेट मतलब कंपनी की रियल वर्थ आपको पता चल जाएगी, वो तो इन टोटल पता चलते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो पर इक्विटी शेयर अगर परचेसिंग कंपनी की वर्थ ज़्यादा हो और सेलिंग कंपनी की वर्थ कम हो तो ऐसा ही होगा, एक इक्विटी शेयर के हिसाब से कम इक्विटी शेयर मिलेंगे। और अगर सेलिंग कंपनी की वर्थ ज़्यादा हो और परचेसिंग कंपनी की वर्थ कम हो तो जनरली क्या हो सकता है, एक इक्विटी शेयर के बदले में एक से ज़्यादा शेयर्स परचेसिंग कंपनी के हमको मिल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ढूंढना क्या होगा, नेट असेट्स। ये तो एग्जाम्पल में ही मिल जाएगा। बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढी जाएगी किसकी, दोनों कंपनी की, सेलिंग की भी और परचेसिंग की भी, दोनों की आप ढूंढोगे इंट्रिंसिक वैल्यू। वो ढूंढने के बाद उन दोनों की मदद से आप ढूंढोगे रेशियो, जिससे मुझे पता चलेगा फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी हाउ मच इक्विटी शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी विल बी प्रोवाइडेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू श्योर? फिर एग्जांपल करते हैं, वो अलग बात है, करेंगे ही।
बट एक रफली एग्जांपल बता दिया मैंने आपको कि पहले नेट एसेट ढूंढेंगे, फिर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज ढूंढी जाएगी। हमको अभी से पता चल गया कि सेलिंग कंपनी की इंक्रीजिंग वैल्यू पर शेयर 10 है और इसकी 15 है, मतलब मोर देन दैट है। तो देख के ही पता चल जाता है कि एक इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी की कंपैरिजन में परचेसिंग कंपनी के शेयर थोड़े कम ही मिलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसके जब 3 शेयर होते हैं ना, तभी इसके 2 शेयर हो जाते हैं। वैल्यू की बात करें तो इंटरेस्टिंग वैल्यू ढूंढनी हो, जब इसके 3 शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो टोटल 30 इंटरेस्टिंग वैल्यू होगी। इसके सिर्फ 2 से करूंगा तो इसकी 30 हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इन शेयर होल्डर्स को मुझे जो शेयर्स देने हैं वो कंपैरेटिवली मैं कम दूंगा, तब उनकी वैल्यू मैच कर जाएगी। समझ में आ रहा है? उसको ढूंढने के लिए रेशियो ढूंढते हैं हम, कौन सा? इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी इज टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी। तो आप ऊपर सेलिंग कंपनी की वैल्यू लिखोगे डिवाइडेड बाय परचेसिंग कंपनी की लिखोगे, जो भी आपका आंसर आएगा दैट मच शेयर विल बी प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 1 इक्विटी शेयर, ईच इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी। ऑल गुड। फिर देख लेंगे कि अगर 1 लाख इक्विटी शेयर हो सेलिंग कंपनी के, तो उसके सामने कितने मिलेंगे उसको? 67,000 मिलेंगे। सिंपल ऑफ परचेसिंग कंपनी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? लिख लेंगे, फिर एग्जांपल कर लेंगे, मतलब हो गई मेथड। इलस्ट्रेशन 5, लेट्स गो अहेड विथ इट। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज गिवन बिलो एज ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,50,000 दिए हैं दोनों के। रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की दी है। डिबेंचर है 12%, डिबेंचर है 12% दिए हुए आपको। ट्रेड पेएबल्स 10,000, असेट्स फिक्स असेट, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, कैश एंड बैंक। अभी जब डिबेंचर में 12% ऐसा लिखा हो तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं कर रहे। अगर एडजस्टमेंट में लिखा हो कि इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट चुकाना बाकी है या दिस मच आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ तो ही कैलकुलेट करने का, नहीं तो वी विल अज्यूम दैट कि डिबेंचर इंटरेस्ट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड पेड, एंड जो भी एंट्री करनी थी वो एंट्री हो गई होगी। वही हमको अज्यूम करना होता है। मैं उसकी नोट भी लिखवा दूंगा बाद में, बट जब उतना याद रखना कि जब भी 12% डिबेंचर 10% लिखा हो तो परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, जब तक एडजस्टमेंट में हमको कुछ क्लियरली मेंशन ना किया गया हो। ऑल गुड। एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं आगे। और ए लिमिटेड टू ओवर बी लिमिटेड, मतलब ए कौन है? परचेसिंग के सेलिंग, परचेसिंग कंपनी, और बी सेलिंग कंपनी है। ठीक है, एक सेलिंग है एक परचेसिंग है। नेसेसरी इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड to shareholders of B Limited in accordance with the intrinsic value of share। ऐसा लिखा, इसका मतलब कि ये मेथड फॉलो करनी है। ठीक है। Fixed assets has market value 75,000 and 80,000 respectively, ये मतलब A लिमिटेड की और B लिमिटेड की। ऐसा ये रिस्पेक्टिवली में फिक्स एसेट ही लेनी है, A की 75, B की 80,000, लाइक दैट। ओके। ट्रेड रिसीवेबल्स आर गुड, मतलब कुछ बैड नहीं है। गुड मतलब सबके पैसे आएंगे, तो बैड डेट जैसा कुछ है नहीं कि कुछ रिड्यूस करना पड़े, प्रोविजन नहीं निकालनी। ओके। स्टॉक इज शोन एट द कॉस्ट प्राइस, वो भी सही है। हुज रियलाइजेबल वैल्यू इज 25,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब आप रिवाइज्ड वैल्यू पे ही कंसीडर करते हो, मार्केट वैल्यू पे, अपग्रेड वैल्यू पे। नेट एसेट कैसे निकालते थे? अपग्रेड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर माइनस अपग्रेड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो वही अपग्रेड वैल्यू ही लेनी है। Debenture holders of B Limited were to be issued equivalent number of debentures at a premium of 10%। Equivalent number of debenture issue करने वाले हैं, तो वैल्यू कंसीडर करते वक्त हमको ध्यान में देना पड़ेगा कि B Limited के डिबेंचर्स की वैल्यू क्या होगी। A लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है, तो उसमें से डिबेंचर जो पे ऑफ करना है ना, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो है 20,000 दिए हुए हैं, वो 20,000 ही लेके रखेंगे, 20,000 ही आएगा। बट ये 40,000 जो है उसको आप उतने ही दे रहे हो, सेम नंबर ऑफ डिबेंचर। कितने हुए? 40,000 थे। अगर हम अज्यूम करें कि 100 रुपये उसकी प्राइस होगी, तो 400 डिबेंचर्स आप इश्यू करने वाले हो। बट जो भी 400 करने वाले हो, आप 10% प्रीमियम पे करने वाले हो, सिंपल। तो 40,000
डिबेंचर की वैल्यू है, अज्यूम करें हम कि अगर 100 रुपीज़ पर डिबेंचर अपनी वैल्यू है तो हमारे 400 जो आएंगे वो मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे, ठीक है। बट उन्होंने कहा है कि 10% प्रीमियम पे इश्यू करने वाले हैं, प्रीमियम पे। अभी प्रीमियम इसमें नहीं होता, प्रीमियम इसमें होता है, फेस वैल्यू पे होता है। तो वो 400 ही लेंगे। वो जो मिलने वाले हैं इश्यू डेट क्या होगा, 10% प्रीमियम। मतलब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा उसकी वैल्यू, तब मैं पर डिबेंचर कितनी वैल्यू लूंगा, प्लस 10% करके कितना आएगा, 110 पर डिबेंचर वैल्यू मिलने वाली है। देयरफॉर अगर मैं अग्रीड वैल्यू लिखता हूँ ना, वर्ड थोड़ा अच्छा लगेगा, अग्रीड वैल्यू ऑफ डिबेंचर का है तो कितनी आनी चाहिए, 400 इंटू 110 रुपीज 44,000। तो मतलब जब आप नेट एसेट का कैलकुलेशन करोगे डिबेंचर की वैल्यू सेलिंग कंपनी की कितनी लोगे, 44,000। ऐसे इतनी मेहनत ना करके सीधा 40,000 में प्लस कर दिया होता 10% तो भी आ जाता। फिर भी हमने मेहनत की तो लगे ना कि वाह कुछ तो किया, ठीक है। इसीलिए इतना ज़्यादा डिटेल में हम गए कि आपको वो पता चले कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, वो अभी भी 400 है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा था इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर। तो हम डिबेंचर इंक्रीज नहीं कर सकते। नहीं तो आपके दिमाग में शायद ऐसा भी आ जाता कि इसका सीधा मैं बढ़ा देता 10%, तो 44,000, फिर नंबर ऑफ डिबेंचर पूछते ना, तब डिवाइडेड बाय 100 करके 440 बोलते। ऐसा नहीं है, प्रीमियम पे जा रहा है तो एक डिबेंचर 110 के हिसाब से चलेगा, इसलिए 44,000 की वैल्यू कैलकुलेट हुई है। इतना तो मुझे पता चल गया। उन्होंने पूछा है परचेज कंसिडरेशन ढूंढो इंटरेस्टिंग वैल्यू के आधार पे, बराबर। इंटरेस्टिंग वैल्यू मेथड है वो पहले पॉइंट में पता चला था। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, नेट असेट। तो नेट असेट कैलकुलेट कर देते हैं हम, दोनों की साथ में कर देते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। दोनों कंपनी के आप साथ में बना सकते हो, ए बी, ये मेरी सेलिंग कंपनी है और ये मेरी परचेसिंग कंपनी है। दोनों की मुझे नेट असेट ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढोगे, पहले तो अग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर लिखते हैं हम। कितनी एसेट्स टेकन ओवर हुई बच्चों, सब उल्टा लिख दिया, सही। ए परचेसिंग कंपनी है और बी सेलिंग कंपनी है। सबसे पहले अग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स मेरे पास जो है फिक्स एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल है, सब कुछ तो है। वी विल स्टार्ट विथ फिक्स्ड एसेट्स, बट उसके लिए एडजस्टमेंट था 75,000 ए के लिए और 80,000 बी की वैल्यू है। उसके बाद बोला है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ तो लिखा था, बट क्या लिखा था कि वो अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, ले लेंगे पूरी वैल्यू। हमने कहाँ बुरा किया किसी का। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कुछ था, कहा था क्या, हाँ उसकी रियलाइजेबल वैल्यू दी है ना, यस। तो मैं लूंगा 25,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद रोकड़ा लेना गया, सिर्फ बोला हो कि नहीं लेना है तभी नहीं लेना है, अगर कुछ नहीं बोला तो लेना है। ये हो कि गुडविल हो, कुछ भी हो, ओके। ऐसी कुछ नोट थी। तो क्या लेंगे 10,000 एंड 5,000। इसमें पहले तो मुझे टोटल चाहिए दोनों का, टोटल ऑफ ए 1 लाख ठीक है। उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं हम बी, एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। ये करेंगे तो लायबिलिटीज मेरे पास एक तो डिबेंचर है, यस 12% डिबेंचर। मैंने कहा था कि एक ही वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो नहीं है, बट इसको हम कितने देंगे
44,000, तो वो मैंने ढूंढ लिया है। उसके बाद है ट्रेड पेएबल, कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू में उठा लेता है। सिर्फ एक ही है ना, ये तो है ही नहीं। 30,000 एंड 44,000, तो ये हो गया मेरा टोटल ऑफ बी। ये करने के बाद फाइनली सी परचेज, नहीं क्या क्या बात कर रहे हो, तो नेट एसेट मेथड थोड़ी, ये जो आया क्या आया, नेट एसेट मिली है ना, वो तो नेट एसेट मेथड में हम पीछे लिख देते हैं, अभी थोड़ी लिख सकते हैं। ये आएगा 1,10,000 और ये 93,000। ये परचेजिंग है, ये सेलिंग कंपनी, ऐसा ही है ना कुछ। ये तो अभी टोटल अमाउंट आई, मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ढूंढनी होती है, ठीक है। उसके लिए मैं इसी वैल्यू को क्या करूंगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। तो इधर मैं डी पॉइंट लिख देता हूं पहले, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैलकुलेशन ऑफ नेट की जगह पे वही लिखा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक है, ए लिमिटेड की 10,000 और बी के 5,000। 10,000 लेंगे, इधर हम 5,000 लेंगे। आपको मिलेगा पॉइंट नंबर ई, जो मुझे मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। कैसे मिलेगा, सी डिवाइडेड बाई डी। ये तो पता चल गया 11 30 18.6T। ये आपके इंट्रिंसिक वैल्यू, आप देखोगे सेलिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू परचेसिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो जब आप फाइनली पहुंचोगे ना, तो एक शेयर के बदले में एक से ज़्यादा शेयर मिलेंगे। हमने ढूंढी इंट्रिंसिक वैल्यू अब तक, उसके बाद क्या करना था, रेशियो निकालना। अभी वो रेशियो निकालने के लिए हमने निकाला क्या होनी चाहिए मेरी फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी डिनोमिनेटर में आएगी। आपकी सेलिंग कंपनी की वैल्यू है 18.60 और परचेसिंग की है 1.69। Therefore, for one equity share of selling company कितने शेयर मिलेंगे, 1.69 इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी मिलेंगे। इस बेसिस पे देखा जाए तो therefore कितने शेयर्स मिलेंगे वो ढूंढना हो तो एक के बदले कितना 1.69, तो कितने थे 5,000 ना, उधर लिखे नीचे 5,000। तो अगर 5,000 इक्विटी शेयर हो तो कितने मिलने चाहिए, 8,4,5,0 पॉइंट कुछ है एग्जैक्ट आ रहा है। अरे श्योर, ओके, ये राउंड ऑफ किया इसलिए होगा शायद। 5,000 इंटू 1.69 करोगे आप तो 8,450 आ रहा है, आया तो है और क्या, 8,450 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ऑफ बी कंपनी। अगर मुझे बोला हो कि एक शेयर की कीमत 10 रुपया है तो 8,450 इंटू 10 करूंगा तो मुझे परचेज कंसिडरेशन मिल जाएगा। इसमें परचेज कंसिडरेशन कैसे मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा ना, पीसी ही तो पूछा है। परचेज कंसिडरेशन नहीं मिला है, पूछा है ना आपको, नहीं कैसे इश्यू करेंगे वो तो जरा लिखना रहे ना जाए। नेसेसरी इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड, एक मिनट आ गया, टू शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब जो भी आप
देने वाले हो उनको, कितने देने वाले हो 8450। देयरफॉर फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन नहीं की जाती, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने ढूंढी है उसके बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन की जाएगी ट्रू वैल्यू के आधार पे। मतलब कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, बी लिमिटेड के आएंगे, पीसी ढूंढना है मतलब बी ही देंगे ऑब्वियसली, बी की नहीं एक ही वैल्यू आएगी। परचेसिंग कंपनी पे करने वाली है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी जो बी क्यों लिखा फिर मैंने, ए लिमिटेड है ना परचेसिंग कंपनी, ये ए भी उल्टा लिखा है ना, उसमें खो गया मैं, आगे सेलिंग पीछे वही दिमाग में चल रहा था। तो सेलिंग कंपनी के एक शेयर के लिए, मतलब बी लिमिटेड के एक शेयर के लिए ऐसा ही हुआ, परचेसिंग कंपनी के 1.69 शेयर मिलने वाले थे। तो सेलिंग कंपनी के बी लिमिटेड के 5000 शेयर्स है, तो ए लिमिटेड के कितने मिलेंगे 8450 शेयर्स मिलेंगे। अगर पीसी कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यही लेना है आपको, और इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर भी किसका लोगे, ए लिमिटेड की यही लोगे, क्योंकि उसके शेयर है तो उसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब 8450 इंटू 11 रुपीज 92,950। क्या आ गया मेरा परचेस कंसिडरेशन। इस तरीके से कैलकुलेशन फाइनली होगा। समझ में आया क्या, पक्का। वैसे डायरेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, पता है कैसे, और करके इसकी जगह पे और करके, बट हमको तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से ढूंढा है, फिर हमने रेशियो ढूंढा और रेशियो के बेसिस पे मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ढूंढे। आपको डायरेक्ट वैल्यू ढूंढनी हो तो वैल्यू भी मिल सकती है, या फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी मिलेंगे। रुको बताता हूँ कि अगर हमारी कैसे कैलकुलेट होता है कि परचेसिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू थी 11 बराबर, और सामने सेलिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू है 18.60, तो उनको पर शेयर देनी कितनी होगी, कितनी वैल्यू देनी, सिंपल लॉजिक है। तो मैं रेशियो ना निकालो और ऐसा भी लिखो तो अभी समझ जाओगे आप, उसको वैल्यू कितनी देनी चाहिए, 5000 शेयर इंटू इतनी वैल्यू देनी चाहिए ना उतनी। तो कितनी आएगी, जो भी आए 93,000 के अप्रोक्स उसको वैल्यू देनी चाहिए। पर शेयर गिनने जाओ मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, और उनके लिए ये 93,000 जो वैल्यू देंगे उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी होने वाली है 11। तो 11 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स इनको इश्यू करने पड़ेंगे। 8450 54.54 समथिंग ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो वी आर वेरी क्लोज, कहा गया उतने ही शेयर्स इश्यू कर रहे हैं जितना रेशियो के हिसाब से कर रहे थे। इधर चेंज हुआ, उसका रीजन है कि ये 1.69 एग्जैक्ट था कि पॉइंट भी था, उसकी वजह से एग्जैक्ट फिगर यहाँ मिली और यहाँ नहीं मिली। समझ में आया। तो अब वैसे नहीं और वैसे कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 11 रुपीज का शेयर देना है मुझे, उसकी वैल्यू टोटल 18.60 तक मुझे देनी है, तो 5000 शेयर्स के लिए कितने शेयर्स देने पड़ेंगे उस हिसाब से सीधा कैलकुलेट किया है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। उसको टोटल वैल्यू देनी है 5000 इंटू 18.60, बट इक्विटी शेयर के रूप में देने वाला है, इसलिए एक शेयर की वैल्यू होगी 11, तो 11 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इसमें फिर परचेज कंसिडरेशन ढूंढना होगा, कैसे ढूंढेंगे, पूरे शेयर्स तो 8454 ही है, तो 8454 जितने तो शेयर की वैल्यू ढूंढ लोगे इंटू 11 करके हो जाएगा। बट जो बाकी बचा 0.54 वो फ्रैक्शनल शेयर कहे जाते हैं, वो पूरा शेयर दे ही नहीं सकते, तो उसके बदले में कैश पे किया जाता है। फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले में कैश पे किया जाता है, वो केस भी आपको पढ़ने में आएगा कहीं ना कहीं। बट इसके लिए अगर मुझे गिनना हो पीसी तो साइड पे गिन के रखता हूं, आपको काम आएगा कि 8454 वो तो फुल लिक्विडिटी शेयर है, उसका
कितनी वैल्यू आएगी? 929994। और बाकी जो फ्रैक्शनल बचे थे शेयर, मतलब 0.54, उसके लिए कैश देंगे हम, बट पैसे तो वही 11 रुपीज के बेसिस पे मिलेंगे। 6 रुपए कितने आ रहे? 5.94, ठीक है ना, दे देते हैं 6 रुपए, तो कितना आएंगे? 93,000। उसके बेसिस पे मेरा पीसी मिल गया, जो आपने ऑलरेडी ढूंढा था वही होता था। 50 रुपए का अंतर आया पॉइंट की वजह से, यहाँ वाले पॉइंट की वजह से, ठीक है। नहीं, पॉइंट के बाद जो भी शेयर्स आएंगे उसको फ्रैक्शनल शेयर्स कह के कैश में पेमेंट करना है। तो इतने का तो वो इक्विटी शेयर्स देगा और इतना कैश में जाएगा। तो यही मेरा कैलकुलेशन हो जाता है डिस्चार्ज और पीसी का। एक तो कैलकुलेशन का हो जाता है और एक डिस्चार्ज का भी हो जाता है, साथ में ही हो गया सब। समझ में आ रहा है मतलब? बट हम तो रेशियो के हिसाब से ही गिनने वाले हैं, बट अगर रफली फटाफट गिनना पड़े इंटरनल में तो आप सीधा इसी मेथड से घुस जाओ तो भी चलता है। क्यों इसके बाद रेशियो निकालो, रेशियो के बाद प्रपोर्शन करो, फिर अमाउंट है, फिर शेयर आए मेरे, शेयर को फिर मल्टीप्लाई करो, ये है। सीधा सीधा करोगे तो भी शेयर मिल जाए, सही है ना। लगभग नजदीक की अमाउंट आप सीधा खाली 5000 इंटू 18.60 करोगे ना तो भी मिल जाएगी 93,000। देखो कहाँ फर्क है, वही तो है। पॉइंट की वजह से 50 का डिफरेंस है, बाकी तो वही आ रहा था। परचेज कंसिडरेशन पूछ लिया तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल गई बी लिमिटेड की, उसी को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5000 उसके इक्विटी शेयर्स, आ गया परचेज कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? शॉर्ट टेक्निक टू फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढो सेलिंग कंपनी की, उसको मल्टीप्लाई करो उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, पीसी आ गया। इतना स्ट्रगल करके फाइनली इधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्यों सब करते हैं? क्योंकि मुझे तो ये चाहिए था खास कि कैसे इश्यू कर रहे हैं ना, इक्विटी शेयर्स से कर रहे हैं और कितने होंगे वो जानना था, इसीलिए इधर तक आए। नहीं तो ये तो मुझे पहले से पता था, कब से पता चल गया। गॉट इट? हमारी परचेज कंसिडरेशन की फॉर्मूलाज तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद बट कुछ नोट्स आपको लिखवानी है, जरा लिख लोगे तो काम आ जाएगा। एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट वाली मैंने बोली थी वो, दूसरी मेथड कौन से यूज करते हैं वो प्राथमिक पहले तरीके से, और भी कुछ है, 3-4 नोट है। पहले तीन नोट समझ लो। सबसे पहले नोट्स, इफ method of computation of purchase consideration, if method of computation of purchase consideration is not given in example, then calculate according to net payment method first, then calculate according to net payment method first, फिर कोमा कर देना, if information about payment is not given. If information about payment is not given, then follow net asset method. ठीक है, ये हो गई हमारी पहली नोट। क्या लिखा था हमने कि कुछ नहीं कहा हो एग्जाम्पल में तो हम सबसे पहले नेट पेमेंट मेथड को फॉलो करेंगे। अगर पेमेंट की इंफॉर्मेशन ना मिले आपको पूरी की पूरी तो हम नेट असेट मेथड पे जाएंगे। इतना लिख दिया। दूसरी नोट लिख दो, डिबेंचर इंटरेस्ट वाले लिखवा देता हूँ। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, then assume that interest
is already accrued and paid. accrued मतलब arise भी लिख सकते, accrued and paid, फिर फुल स्टॉप मार दो, फिर लिख सकते हैं therefore no need to calculate, no need to calculate it, it मतलब interest, no need to calculate it for the purpose of amalgamation, इसलिए उसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अमालगमेशन के लिए, ऐसा लिखा है मैंने। नो नीड टू कैलकुलेट इट फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन, मतलब इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इंटरेस्ट इन द एग्जांपल, देन हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम दैट द डिबेंचर्स is already accrued and paid, वो accrue भी हो चुका है, पे भी हो चुका है, so we don't need to do any kind of entry for that, नहीं तो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें थर्ड लिखो, परचेज कंसिडरेशन जब भी आप गिनते हो तो परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को कुछ ना कुछ देती है, बराबर, वही लेते हैं। परचेजिंग कंपनी जब सेलिंग कंपनी को पेमेंट करती है वो चीज कंसीडर की जाती है परचेजिंग कंपनी में, परचेज कंसिडरेशन में, बट किस किस को पेमेंट करती है तो लिया जाता है, उतना तो समझ में आता है कि कंपनी के ओनर्स को जो भी पेमेंट मिलेगा फ्रॉम परचेजिंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी वो तो कंसीडर किया ही जाता है परचेज कंसिडरेशन में, जैसे कि टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जैसे कि टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बस और कौन बचा, खत्म। कंपनी के ओनर्स में ये लोग आते हैं ना, खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर आते हैं, नहीं आते, आते हैं, ठीक है। तो मतलब पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड पेमेंट टू परचेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ इतना ही होगा एग्जांपल में, तो सिर्फ उतनी अमाउंट को ही पीसी के लिए कंसीडर करते हैं, बट कभी कभी पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर भी होता है, तो उसको पीसी के कैलकुलेशन में गिनना नहीं है, वो सेपरेट एंट्री होगी, पीसी के लिए नहीं आएगा, समझ में आया। कभी कभी लिक्विडेशन का एक्सपेंस जो है वो परचेजिंग कंपनी पे ऑफ करती है, तो वो भी परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सेलिंग कंपनी को करने हो बट उसके बदले में कर दिए परचेजिंग कंपनी में, अल्टीमेटली बेनिफिट भले सेलिंग कंपनी का है, फिर भी परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा, समझ में आया। तो ये कुछ लिखना है, हम लिखवाते हैं, लिख लो। द फॉलोइंग पेमेंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, फॉलोइंग पेमेंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज परचेज कंसिडरेशन। As purchase consideration. Following payment should not be considered as PC, purchase consideration, ठीक है। उसमें फर्स्ट फॉलोइंग लिखा ना, तो पहला पॉइंट लिखो उसमें, कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलिंग कंपनी, सॉरी परचेसिंग कंपनी होगा ना, तो कंसिडरेशन पेएबल बाय परचेसिंग कंपनी to any person other than shareholders। शेयर होल्डर्स के ब्रैकेट में आप चाहो तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस लिख सकते, कंसिडरेशन पेएबल बाय परचेसिंग कंपनी टू एनी पर्सन अदर देन शेयर होल्डर्स, ब्रैकेट में आप चाहो तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कोई भी कंसिडरेशन पेएबल टू एनी पर्सन अदर देन शेयर होल्डर कोई भी हो तो उस पेमेंट को आप पीसी के कैलकुलेशन में नहीं लोगे। ऑल गुड। अभी इसके जगह पे आपको लिखना होगा अदर पर्सन कौन कौन होता है, तो ऐसे लिख सकते हो उसके नीचे ही एज एग्जांपल करके क्या लिख सकते हो, डिबेंचर होल्डर्स,
क्योंकि डिबेंचर को तो लायबिलिटी कहते हैं, वो नहीं आएगा तो कभी कभी क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करते हैं, वो भी नहीं आएगा। कुछ और भी हो सकता है, मतलब ठीक है, एनीथिंग एटसेट्रा। ठीक है, ये तो बात कर दी मैंने किसकी, एनी अदर पर्सन देन शेयर होल्डर वाली। सेकंड लिखो, सेकंड लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड और रियम्बर्स्ड, एक मिनट, हाँ, पेड और रियम्बर्स्ड। पेड तो समझ में आता है, रियम्बर्स मतलब पे किया हो सेलिंग कंपनी, उसके बाद इन्होंने वापस उसको पे कर दिया, भरपाई की, ऐसा बोल सकते हैं। पहले एक्सप्रेस किया होगा सेलिंग ने, बाद में परचेसिंग कंपनी ने उसको वापस दे दिया वही पैसा, तो दैट इज रियम्बर्समेंट। मतलब आपने एक्सप्रेस किया, आपसे मैंने कॉलेज से जेरोक्स मंगवाई, आपने उधर पैसे दिए, आने के बाद मैंने आपको वापस दे दिए, तो वो क्या होता है, रियम्बर्समेंट कहते हैं उसको। ठीक है, वापस दे देना पैसा, जो भी हो, भरपाई कर दी उसकी। ओके, लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड और रिएम्बर्स्ड बाय ट्रांसफरी लिख दो, ट्रांसफरी ब्रैकेट में सेलिंग लिख देना, सॉरी परचेसिंग लिख देना, ट्रांसफरी ब्रैकेट में परचेसिंग कंपनी टू ट्रांसफरर और सेलिंग। डन। क्या लिखा आपने, लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड और रिएम्बर्स्ड बाय ट्रांसफरी और परचेसिंग कंपनी टू ट्रांसफरर और सेलिंग कंपनी। ये चीज भी पीसी के लिए कैलकुलेट नहीं होती, समझे क्या? पक्का। 3 नोट लिखवाइए मैंने खाली, तीनों नोट एक बार वापस देख लो। एक थी कौन सी मेथड वाली, दूसरी थी डिबेंचर इंटरेस्ट वाली, तीसरी थी क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे उसकी। तो इन 3 पॉइंट को ऐसे अंडरलाइन या हाईलाइट कर देने का कि किस के बारे में है पता पहले ही चल जाए। एक मेथड को कर देने का, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कर देने का, तीसरे में वो नॉट इंक्लूडेड वाली लाइन को, पॉइंट को कर देने का। तो तीनों लाइन आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाए कि अंदर क्या होगा। अब तक तो आप सिर्फ क्या कर रहे थे, परचेस कंसिडरेशन ढूंढ रहे थे, वही किया है, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे। बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आपके पास आता है टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन के 2 टाइप हैं। एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा होता है इन नेचर ऑफ परचेस। 2 तरीके से अमालगमेशन हो सकता है, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो इसी के लिए है। शायद दिखा भी हो पैम्पलेट में स्टार्टिंग में, कहीं था क्या, नहीं था तो भी देखा नहीं हमने, था ना, वही सोचूं मैं आज तक। हाँ देखो स्टार्टिंग में है पेज 14, इसके लिए बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, तब उसका अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, ये जो एक हमको पेज 14 में जिसका नाम उन्होंने दिया है इंटरेस्ट मेथड, इससे कैलकुलेट होगा।
अकाउंटिंग जो होगा इस मेथड से होगा। इस मेथड में क्या होता है, बात की बात है। अभी तो हमको वो भी नहीं पता कि इन द नेचर ऑफ मर्जर किसको कहते हैं, परचेज किसको कहते हैं। हमने तो मान लिया हाँ सर एग्जाम्पल में दे दिया होगा, नहीं, उसके लिए 5 कंडीशन फुलफिल करनी है, करते हैं। और इधर अगर इस बेसिस पे हुआ तो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, उसके लिए मेथड का नाम भी अच्छा है भाई, ये सेम परचेज मेथड है, ठीक है। अगर उससे हुआ तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट से करेंगे, अगर परचेज नेचर का निकला तो परचेज मेथड से करेंगे। आपको एग्जाम्पल में पता करना होगा कि मेथड है कौन सी। आपको एग्जाम्पल में साफ साफ नहीं लिखा होता कि कौन सी मेथड है, और वो पता करने के लिए क्या करना होगा, देयर आर 5 कंडीशंस, देयर आर 5 बेसिक कंडीशंस। अगर वो पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होगी तो वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, और अगर 5 में से एक भी रह गई तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज होगी। तो पता तो चल जाएगा मुझे कौन सी मेथड है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगी। कई बार आपको थियरी में इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा हुआ है, शायद होगा भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि नहीं है। 5वां पेज हाँ 5वां पेज है ना, मर्जर और परचेज के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। पर हम 5 कंडीशंस को अभी लिखने वाले हैं, उसके बाद ये लिख लो कि इफ ऑल the following 5 conditions are satisfied, then amalgamation is in the nature of merger, and if any single condition is not satisfied, then amalgamation is in the nature of purchase. All assets and liabilities of transfer or selling company will be of the purchasing company or transferring company after amalgamation। मतलब जितनी भी assets और liabilities selling company की है, सब की सब assets and liabilities किसकी हो जानी चाहिए, परचेसिंग कंपनी की। अगर एक भी मिस कर दी, उसने कैश नहीं लिया या गुडविल नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो वो मर्जर नहीं है, मर्जर की जगह पे परचेस हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था 5 चाहिए, एक भी मिस हुई तो वो परचेस में चला जाएगा। क्लियरली समझ आ रहा है? और बढ़िया। सेकंड लिख दो। सेकंड वाले में हमने जो लिखा कि शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ऐसा लिखा है। मान लो हमारा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल सेलिंग कंपनी की 10 लाख है, उसमें से मिनिमम 90% इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कितने, मोर देन इक्वल टू 9 लाख लिख सकता हूँ। जिसके पास इतनी वैल्यू के शेयर्स हो, वैसे शेयर होल्डर की हम बात करें, मोर देन इक्वल टू 9 लाख की वैल्यू के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास, इन टोटल की बात हो रही है, जरूरी नहीं हो एक ही इंसान के पास हो, इन टोटल 90% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स है, वो रेडी बने होने चाहिए कि अभी हम सेलिंग कंपनी की जगह पे परचेसिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे। नहीं तो 90% से ज्यादा लोगों ने, 10% से भी ज्यादा लोगों ने अपोज कर दिया कि हम परचेसिंग कंपनी के इक्विटी शेयर लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा कमीशन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बोला गया नहीं भाई, तो इन द मेथड ऑफ मर्जर नहीं कहा जाएगा, वो हो जाएगा इन द मेथड ऑफ परचेज हो जाएगा। क्या बोला था इधर, हमने लिखा भी है, आपने जो लिखा है कि क्या था, शेयर होल्डर्स होल्डिंग, शेयर होल्डर्स हैविंग yes more than 90% of, not less than 90% of equity shares of selling company are ready to become equity shareholder of purchasing company। मतलब एग्जांपल के तौर पे लिखा, ये 100% वैल्यू है, तो मोर देन इक्वल टू 9 लाख, मतलब उसका 90% के शेयर होल्डर्स रेडी होने चाहिए कि हम परचेसिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? मान लो कि जितना इक्विटी शेयर कैपिटल है उतना ही उनको पेमेंट मिलने वाला हो। पेमेंट तो इनको ही मिलता है, मतलब बाकी सबको ही मिलता है, पर हमारे लिए अभी तो यही सबसे इम्पोर्टेंट ओनर है, रियल ओनर, तो इनको तो पेमेंट मिलेगा 9 लाख। बट आप समझ रहे हो कि
अगर जितने भी शेयर होल्डर है उसमें से 90% से ज्यादा लोग मान रहे हैं कि हम इक्विटी शेयर ले लेंगे, तो फिर परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को पेमेंट भी देगा, और वो पेमेंट अल्टीमेटली किसके पास जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या बनने के लिए रेडी हो गए हैं? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ परचेजिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी के जो होल्डर है वो परचेजिंग के होल्डर बनने के लिए तैयार है। उसका मतलब उनको परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट भी इक्विटी शेयर्स में ही मिलेगा। सिर्फ तभी वो इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हैं ना परचेजिंग कंपनी के, नहीं तो कहां से बनेंगे? तो इसी बात पे बनती है हमारी तीसरी कंडीशन, इसी बात पे बनती है हमारी थर्ड कंडीशन। जरा लिखोगे? नहीं, एक मिनट, लिख दिया 3 नंबर, बहुत जल्दी कर दिया है। एक नोट लिखवानी थी इसी पॉइंट में, सेकंड पॉइंट लिखा ना हमने, उसी में एक नोट लिख ली। सब नोट, नोट में नोट, नोटम नोट। ये 90% मतलब कितने होते हैं, कैसे कैलकुलेशन किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो कंपनी होती है, एक है सेलिंग, एक है परचेजिंग। हाँ, इसके नंबर ऑफ शेयर्स हमने अभी अभी देखे कि मान लो कि 1 लाख है, ठीक है। अभी ये जो शेयर है, जरूरी नहीं है कि परचेजिंग कंपनी जो है वो अभी अभी पूरा टेक ओवर कर रही हो। इन्वेस्टमेंट भी करती है ना कंपनियां, कंपनियां हम करते हैं तो कंपनी भी करती है इन्वेस्टमेंट। अगर ये अमालगमेशन की डेट आ रही है, डेट से पहले ये सब जो रूल्स डिसाइड हुए हमारे कि 90% से ज़्यादा, 90 या 90% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर एग्री होने चाहिए परचेजिंग कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए। तो अगर ये अमालगमेशन की डेट के पहले परचेजिंग कंपनी में ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्ट करके रखा हो कुछ, मान लो कि 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे, किसने रखे? परचेजिंग कंपनी ने इनके शेयर ऑलरेडी खरीद के रखे। तो वो तो 90,000 खुद ही है, तो वो तो पक्का एग्री हो जाएंगे, उनको तो क्या प्रॉब्लम है, वो खुद ही है ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा, ये तो था 10% की बात, कहाँ गया? इन्वेस्ट 10,000 की बात। अगर इन्वेस्टमेंट 30,000 का होता तो बड़ी इम्पैक्ट पड़ती थी। एक्चुअली 90,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर रेडी होने चाहिए थे, इक्विटी शेयर वाले। 30,000 तो यही लोग हैं, बाकी बचे सिर्फ 60,000, तो वो लोग ऑर्डर पटा लेंगे। ऐसा करके ऐसा ना हो, इसलिए इसमें रूल बनाया गया है कि जब भी आप 90% कैलकुलेट करो, उसमें शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय परचेजिंग कंपनी इन सेलिंग कंपनी बिफोर द डेट ऑफ अमालगमेशन शुड बी एक्सक्लूडेड। मतलब 90,000 गिनने के लिए जो जो भी शेयर इनके पास होंगे ना, उसको हम नहीं गिनेंगे। समझ में आ रहा है? तो इधर पहले लिखा था वही अच्छा था, 30,000 ज्यादा हो गया, 10,000 भी ज्यादा, 5,000 लिखूं, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है सर, कुछ भी लिख लो। बाद में हमको पता चला कि टोटल एग्जैक्टली 90,000 इक्विटी शेयर होल्डर रेडी हो रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए। फिर हमको तुरंत याद आया कि भाई ये जो 5,000 थे जो ऑलरेडी इन्होंने खरीद के रखे थे, उसको तो हम कंसीडर नहीं कर सकते 90% के लिए। तो उसके लिए मुझे इसमें से 5,000 उड़ा देने पड़ेंगे। तो एक्चुअली हुआ कितना, और एक्चुअली कहा कितना जाएगा? फिर सिर्फ 85% ही शेयर होल्डर रेडी हुए इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए। ऐसे सिचुएशन आई। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता था? शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय परचेसिंग कंपनी इन सेलिंग कंपनी बिफोर अमालगमेशन शुड बी एक्सक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ 90% लिमिट। गॉट इट? लिखते हैं ऐसा कुछ? ये 5,000 ऑलरेडी है ही इनके पास, ही लल्लू बनाएंगे थे, ऐसा नहीं चलेगा, गलत है। क्योंकि वैसे भी ज्यादा होल्डिंग हो जाता है ना 10% के आसपास, तो वो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ चुका होता है, तो फिर तब तो बहुत कुछ बदल जाती है चीजें। लिखते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ 90% ऑफ वैल्यू, फॉर कैलकुलेशन ऑफ 90% ऑफ वैल्यू, कोमा कर देना, शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड
बाय ट्रांसफरी कंपनी इन ट्रांसफरर कंपनी shares already held by ट्रांसफरी कंपनी इन ट्रांसफरर कंपनी। बच्चों ट्रांसफरी मतलब कौन? परचेजिंग। सही है, तो ट्रांसफरर सेलिंग ही होगी। आर टू बी एक्सक्लूडेड, आर टू बी एक्सक्लूडेड। समझ में आई कहानी? बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें मैं खाली अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इसको डिफरेंस में कैसे लिखे उसके लिए ऑलरेडी है बना हुआ है, उधर पढ़ लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। 5 समझ लोगे पूरा डिफरेंस समझ में आएगा। आगे लिखे 23 थर्ड कंडीशन लिखिए परचेज। वो अभी अभी मैंने बोला था ना सेकंड पढ़ाते वक्त कि ये सब इक्विटी शेयर होल्डर बनना रेडी हो जाएंगे, मतलब पेमेंट कैसे होना चाहिए पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तीसरी कंडीशन वही है, परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन, परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन in the form of FORM, in the form of equity shares, equity shares लिखा। ओके, बट BUT but okay, but cash may be given, cash may be given for fractional shares only। ठीक है, फ्रैक्शनल का मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले आप समझे थे, बट वो तो सिर्फ पॉइंट में था, जरूरी नहीं हो कि पॉइंट में हो उसी को फ्रैक्शनल कहते हैं। हाँ, वो तो पॉइंट में लिखो या वैसे लिखो, वो था सही, ऐसा है, उधर नहीं जाना था। तो कैसे हो सकता है, जब भी आप अभी भी जो कंपनी के शेयर्स आप परचेज करने जाते हो तो एक एक शेयर में परचेज कर सकते हो। अभी मार्केट में आने के बाद जब आईपीओ होता है ना, नए शेयर्स बाहर आते हैं, तब आप डायरेक्ट शेयर्स नहीं परचेज करते, आप लॉट परचेज करते हो। आप परचेज कर सकते हो एक लॉट, आप परचेज कर सकते हो 2 लॉट्स, लॉट्स के हिसाब से पेमेंट होता है। आप परचेज या शेयर दिए जाते हैं, तो इसमें भी जब शेयर्स दिए जाते हैं ना, लॉट्स के हिसाब से दिए जाते हैं। कभी कभी डिसाइड होता है कि शेयर्स हमको देना है कैसा, इन मान लो कि इन लॉट ऑफ 100 डिसाइड हुआ है कि जितने भी शेयर देंगे हम 100 के लॉट में ही देंगे, 100 से कम नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमने डिसाइड किया कि हमारा जो शेयर का देने का रेशियो है सेलिंग टू परचेजिंग वाला, वो 1:1 का रेशियो है। मतलब एक शेयर सेलिंग का होगा तो सामने एक शेयर परचेजिंग का भी मिलेगा। वो हमारा फाइनल कैलकुलेशन में आया कि ऐसा होगा। तो फिर हमको पता चला कि इसके शेयर जो है ना 5065 ऐसे शेयर है मार्केट में, 5065 ऐसे शेयर है, तो उसके सामने आप 5065 नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि हम कैसे देंगे, इन लॉट्स ओनली। पेमेंट हमारा कैसे होगा, इन लॉट्स ओनली। तो आप इसमें देखोगे भले 1:1 का रेशियो है, बट मेरे पास तो लिमिटेशन है, 100 के लॉट में ही दे सकता हूँ। तो मैं जब कैलकुलेट करूंगा कि नंबर ऑफ लॉट्स कितने आने चाहिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो पता चल जाएगा। 100 का एक लॉट है, इतने शेयर है, कितने लॉट आएंगे, 50.65। 0.65 लॉट नहीं दे सकते आप, पूरा दे सकते हो या नहीं दे सकते, ठीक है। Therefore we can give 50 लॉट्स। Therefore मल्टीप्लाई करोगे, कितने 100 शेयर थे ना, तो आप कितने शेयर दे पाओगे, 5000 इक्विटी शेयर्स तो दे ही रहे हो। 5065, 5065 में से आप कितने दे रहे हो इक्विटी शेयर्स, 5000। इस केस में जो 65 बच गया ना, 65 भी वैसे तो रेशियो के हिसाब से तो देना है, बट लॉट में देने की वजह से आप एग्जैक्टली इक्विटी शेयर्स कितने दे पाओगे, सिर्फ 5000।
तो पीसी ढूंढते वक्त ये तो आप लिख ही लोगे 5000 इंटू 10 करके जो भी वैल्यू है आपकी वॉट एवर। बट ये जो 65 बच गए शेयर, 65 शेयर जो बच गए, 0.65 लॉट था इंटू 100 करूंगा तो 65 ही आएगा। 65 शेयर जो बच गए उसके लिए क्या पे कर सकते हो, लिखा था अभी अभी, कैश पेमेंट कर सकते हो। उस 65 को हम कहेंगे फ्रैक्शनल शेयर्स। समझ में आया? क्योंकि वो आधा अधूरा लॉट हम नहीं दे सकते, हमारे रूल के खिलाफ चला गया। ठीक है, तो ये 5000 इक्विटी शेयर्स दोगे आप, एंड बैलेंस जो है, बैलेंस टू बी पेड इन कैश फॉर, इसके लिए दे सकते हैं सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए। फ्रैक्शनल शेयर्स के बाद ऑनली भी लिखा होगा आपने, लिखा ना, लिखते हो। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जिसमें मुझे कैश देना ही पड़े फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए, सिर्फ तभी मैं कैश इश्यू करूंगा, अदरवाइज कैश नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो भी फ्रैक्शनल शेयर्स थे मेरे कितने थे, नंबर 65 शेयर्स इनटू जो भी वैल्यू आती होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे उतना आप कैश ले लो। गॉट इट? ये पॉइंट ऐसा कहता था कि परचेज कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में ही पेमेंट हो सकता है, बट अगर फ्रैक्शनल शेयर की सिचुएशन आए तो उस केस में आप सिर्फ उतने शेयर के लिए कैश पे कर सकते हो। वही बात हमने एग्जांपल के थ्रू समझी कि जनरली पेमेंट इन लॉट्स होता है, हम इक्विटी शेयर से इश्यू करते हैं, लॉट में इश्यू करते हैं। तो एज्यूम किया हमने कि अगर 100 का लॉट है और 1:1 के रेशियो में हम प्लान कर रहे थे, तो 5065 शेयर अगर सेलिंग कंपनी के होंगे तो 65 तो हम पे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 50 लॉट इश्यू कर सकते हैं। 50 इंटू 100 करोगे आपके 5000 शेयर ही सिर्फ इश्यू कर पाओगे, 65 नहीं कर पाओगे। जो ज्यादा 65 बच गए उसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल शेयर्स, तो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप जो भी उसकी वैल्यू होगी उससे, और उतना आप उसको रोकड़ा दे दोगे। अलगुड? तो ये थी हमारी तीसरी कंडीशन, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, देयर मस्ट बी, फोर्थ कंडीशन चल रही है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, to continue the business of transferor company। क्या कह रहे हैं? लिखा, बट एक चीज लिख सकते हो ना, और साथ में आफ्टर अमालगमेशन वो जोड़ दो लास्ट में। क्या कहना चाहते हैं ये? परचेसिंग कंपनी का इंटेंशन होना चाहिए कि सेलिंग कंपनी का बिजनेस खरीदने के बाद भी चलेगा। नहीं तो कुछ लोग होते हैं बहुत पैसे वाले कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, पैसे जितने भी खर्च हो कंपनी खरीदूंगा उसको रोड पे ले आऊंगा, कंपनी खरीद के उसका धंधा बंद कर देना, उसका नाम बंद कर देना, कुछ भी हो जाए। ऐसा इंटेंशन से अगर करेगा तो गलत है, सब एम्प्लॉय निकल जाएंगे, फिर सबको लॉस होगा, सबकी जॉब जाएगी, कहाँ जाएंगे वो लोग। तो जानबूझ के अगर ऐसा कुछ कर रहा हो इंटेंशनली, वो सेलिंग कंपनी का बिजनेस बंद करे, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। बट अगर अनइंटेंशनली ऐसी परिस्थितियां आई कि भाई करना ही पड़ा उसको, तो प्रॉपर रीजंस होने चाहिए उसके पास, तो अलाउ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं है। पर ऐसा लिखा है कि इंटेंशन क्या होना चाहिए परचेसिंग कंपनी का, कि बिजनेस चलाएंगे, उसको बंद करने के इंटेंशन से परचेज अमालगमेशन नहीं होना चाहिए। बट अगर बंद करने के इंटेंशन से हुआ तो परचेज हो जाएगा। इसमें से एक भी कंडीशन फ्लॉप होगी तो परचेज मेथड आ जाएगी इन द नेचर ऑफ परचेज, अदरवाइज मर्जर चल रही है। आखिरी पढ़ाओ, काम का है ये आखिरी वाला, बैलेंस शीट बनाते वक्त बहुत काम आता है, लास्ट जो है। नो एडजस्टमेंट्स इज रिक्वायर्ड, no adjustment is required in book values of assets and liabilities,
No adjustment is required in book values of assets and liabilities of transferor company. While WHILE, while सेलिंग कंपनी की एसेट टेक ओवर करेंगे परचेसिंग कंपनी, तो भी वो तो उसकी हो गई, तो जब उसकी बैलेंस शीट बनेगी उसमें वो लिखेगा उसकी वैल्यू। सो हम उस वैल्यू की बात करने जा रहे हैं कि जो सेलिंग कंपनी की एसेट्स इसने टेक ओवर की, उसकी वैल्यू जब वो लिखने जाएगा अपनी बैलेंस शीट में तब की बात हो रही है। उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा लिख रहे थे हम। कोई बात नहीं, कहाँ तक पहुंचे थे? while incorporating और एंटरिंग, अपने देसी भाषा में एंटरिंग कहते हैं और अकाउंट की लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेटिंग कह सकते हो। while incorporating those, अब ये those मतलब कौन? असेट, सेलिंग कंपनी की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी हम बात करें। स्टार्टिंग में लिखा ना नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब था दोस। while incorporating those in the books of, while incorporating those in the books of purchasing company। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सेलिंग कंपनी में कोई एसेट है जिसकी बुक वैल्यू उसकी बुक में 10 लाख है मान लो, ठीक है, और परचेसिंग कंपनी में जब उसको टेक ओवर किया, टेक ओवर एट, एग्रीड वैल्यू उनकी थी मान लो 8 लाख रुपए। कोई एसेट 10 लाख की है सेलिंग कंपनी की बुक में और परचेसिंग कंपनी में वही एसेट 8 लाख में टेक ओवर की, तो परचेस कंसिडरेशन ढूंढते वक्त आप 8 लाख ही लिखोगे। पीसी ढूंढना अलग बात है और बुक में रिकॉर्ड करना अलग बात है। तो पीसी ढूंढते वक्त तो आप 8 लाख ही लिखोगे, बट जब बैलेंस शीट में एंट्री करने जाओगे तो व्हाइल रिकॉर्डिंग इन बुक्स, जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप कितनी वैल्यू लिखोगे? बराबर 8 लाख लिखी तो इतनी सारी कंडीशन देख के ऐसा ही लगता है कि यही मेथड होने वाली है, ये तो पता नहीं कब होगी। इतनी सारी कंडीशंस डालते हैं लोग। टोटल कितनी कंडीशन देखी हमने? 5। सबसे पहली कंडीशन हमारी ऐसे देखिए, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी मस्ट बी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमालगमेशन। याद है? पहले बोल दी मैंने अभी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि शेयर होल्डर्स हैविंग not less than 90% of face value of equity shares of transfer selling company। लिखा होगा तो सेलिंग लिखा होगा। सेलिंग कंपनी must be agree to become equity shareholders of purchasing company, ऐसा हमने बोला था और उसके बारे में कुछ लिखा भी था और उसमें एक नोट भी लिखी थी कि जब हम वो 90% का कैलकुलेशन करते हैं at that time we have to exclude that shares which are already इन्वेस्टेड बाय परचेसिंग कंपनी बिफोर अमालगमेशन इन सेलिंग कंपनी वाले। सही है? याद आ रहा है? थर्ड हमने पढ़ा था कि ये पढ़ने के बाद तुरंत आइडिया आ गया था कि क्या होगा, दैट परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स वी कैन पे कैश। उसके लिए हमने कुछ लिखा था कि भाई लॉट के हिसाब से हमने देखा था 5000 शेयर दे रहे थे और 65 शेयर जो थे वो हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ अवर रूल, तो हमने उसके लिए क्या कर दिया? कैश दिया। अगर ऐसा होगा तो चलेगा, मर्जर मेथड में आ सकता है, बट स्पेसिफिकली इतने शेयर दिए और अलग से लिखा हो कि इतनी अमाउंट की कैश भी देनी है, तो वो फ्रैक्शनल के लिए नहीं है, अलग से दे रहे हो कैश, तो फिर वो परचेज मेथड ही, ठीक है ना। फोर्थ कंडीशन हमने लिखी कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ परचेजिंग कंपनी टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी या फिर ट्रांसफर कंपनी। ओके, बंद करने के इरादे से बिजनेस नहीं लिया होना चाहिए, भले फिर बंद करना पड़े वो अलग बात है, ऑन अर्जेंट इश्यूज या प्रॉपर रीजन के साथ होगा तो चलेगा। उसके बाद थी फिफ्थ कंडीशन हमने लिखा
कि no adjustment is required in the book values of assets and liabilities of selling company at the time of recording in purchasing company's books। ऐसा कुछ था, मैंने वर्बली बोला इसलिए एग्जैक्ट लाइन टू लाइन मैच नहीं हो रहा, बट कहने का मतलब वही था कि सेलिंग कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज की बुक वैल्यू की जब आप अपनी बुक में एंट्री करने जाओगे तब वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल्स के तौर पे मैंने बताया कि सेलिंग कंपनी में अगर कोई एसेट की बुक वैल्यू 10 लाख है, आपने उसको टेक ओवर किया 8 लाख में, फिर भी अगर आप उसकी बुक वैल्यू अपनी बुक में जब लिखोगे तब 10 लाख लिखोगे तो चलेगा, पर ऐसा होता नहीं है सर। सभी सब बुक वैल्यू पे ले गए होंगे तो मैं बुक वैल्यू पे ही लिखूंगा। जनरली परचेजिंग कंपनी जिस वैल्यू पे एग्री करता है ले जाने की उसी वैल्यू को अपनी बुक में भी लिखता है, तभी तो सही से जजमेंट बैठेगा, नहीं तो ये 2 लाख कहाँ लिखेगा मैं अननेसेसरीली। तो कहने का मतलब बस वही है, जो आपने 5 कंडीशन, अगर पांचों की 5 कंडीशन फुलफिल हो गई तो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, अगर एक की कंडीशन मिस हो गई तो इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। दोनों की मेथड अकाउंटिंग थोड़ी थोड़ी अलग है, वैसे कई सारी चीजें सेम ही आती है बट कुछ कुछ अलग है।